हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। ये सेशन हमारा 67th बीपीएससी मेंस के लिए चल रहा है, जिसमें अगेन आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दो स्पेशल जो स्कीम्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनने की संभावना है, और अगर डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो इन पॉलिसीज को आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। जिसमें आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान फॉर द विजन ऑफ अ न्यू इंडिया, और इसे सेल्फ रिलायंट इंडिया भी बोला जाता है। सो आत्मनिर्भर भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया टू मेक इंडिया अ सेल्फ रिलायंट कंट्री, अ विजन ऑफ न्यू इंडिया। इस मिशन का जो स्कीम है आत्मनिर्भर भारत अभियान, इस अभियान का मेन एम यही है कि एक नया इंडिया को बनाने का, एक ऐसा इंडिया जो सेल्फ रिलायंट हो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को तब लॉन्च किया था जब पूरा ग्लोबल वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया पैंडेमिक से सफर कर रहा था। पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में कोविड पैंडेमिक का असर था, फाइनेंशियल क्रंच हो रहे थे। तो जहां पूरा ग्लोबल वर्ल्ड इसको लेकर ज्यादा चिंतित था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया, आत्मनिर्भर भारत अभियान सेल्फ रिलायंट इंडिया। क्योंकि पैंडेमिक के कारण जॉब क्राइसिस हो चुके थे, बहुत ट्रेड एक्टिविटीज रुक गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि जो जॉब क्राइसिस हुए हैं, ट्रेड एक्टिविटीज हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्रंच हो रहे हैं, इसके लिए उन्होंने एक अभियान लॉन्च किया, आत्मनिर्भर भारत अभियान। जो इतने ज्यादा जॉब सीकर्स, अब इनका मेजर एम यही था कि इंडिया को, जो इंडियन डेमोग्राफी है, उन्हें जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनाना है। अब पैंडेमिक में जॉब लॉस हो चुका था, जॉब क्राइसिस हो चुका था बहुत ज्यादा। तो लोग जो अनएम्प्लॉयड हो चुके थे पैंडेमिक के कारण, अब वो खुद का कुछ बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैंडेमिक के ही दौर में यह आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया विथ पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ इंडिया जीडीपी। 20 लाख करोड़ का यह प्रोजेक्ट था, जिसका एम यही था कि जो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, जो इंडियन डेमोग्राफी है उन्हें जॉब क्रिएटर बनाना है, जॉब सीकर नहीं। और ये तब लॉन्च किया गया था जब सारे वर्ल्ड, पूरी ग्लोबल वर्ल्ड पैंडेमिक की मार झेल रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर दिया कि जो जितने भी लोग जॉब जिनका लॉस हुआ है वो कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्टअप्स स्टार्ट करे और सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे और लोकल गुड्स को प्रमोट किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत का अभियान का एक मेजर एम यह भी है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स है, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स है, उनकी मार्केटिंग को बढ़ाया जा सके और इंपोर्ट को कम किया जा सके। अब लोकल प्रोडक्ट्स की अगर मार्केटिंग बढ़ेगी, जो यहां पे जो लोग जॉब क्राइसिस हुआ था, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, इकोनॉमी खुद पे खुद रिवाइव हो जाएगी। तो इसकी अगर मेजर एम की हम बात करें आत्मनिर्भर भारत अभियान का, इसका एक एम यही था कि टुवर्ड्स कटिंग डाउन इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन फोकसिंग सब्स्टिट्यूशन एंड लोकल गुड्स। तो इसका मेन एम यही था आत्मनिर्भर भारत अभियान का कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से ट्रेड एक्टिविटीज कम ऑलरेडी हो गई थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। और चूंकि फाइनेंशियल क्रंच था ही, तो उसने कहा कि क्यों ना हम इंपोर्ट को कम कर लें, और यह मौका है जब हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं। सो द मेन एम इज टू कट डाउन द इंपोर्ट self-reliance scheme and the mission focuses on importance of promoting local products। जितने भी हमारे यहाँ लोकल गुड्स बनते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स गुड हो या कोई फूड ग्रेन ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसे डीआई टैग मिला हुआ है, वैसे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को बढ़ाने की बात की जा रही थी आत्मनिर्भर भारत अभियान में। लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश थी, और इतना बड़ा इकोनॉमिक पैकेज था 20 लाख करोड़ का, लोगों को आसानी से लोन्स मिल रहे थे। जब क्राइसिस का सिचुएशन था तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए थे ताकि जो डेमोग्राफी है उन्हें स्टार्टअप करने के लिए पैसा मिल सके, क्रेडिट मिल सके। तो लोकल
जो गुड्स हैं, लोकल जो मार्केट्स हैं, वहां पे आपके लोकल प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो उस पैंडेमिक का जो दौर था जहां पे फाइनेंशियल क्रंच था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे आसानी से डील कर सकती थी। अगर इसके पिलर्स की बात करें तो 5 मेजर पिलर्स है: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी का बेसिकली 5 पिलर यही होते हैं। उसकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, पैंडेमिक का दौर था, इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही थी, आत्मनिर्भर भारत अभियान आया ताकि जो लोग जॉब क्राइसिस से लॉस्ट हुआ है, जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अब उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके ताकि इकोनॉमी को फिर से रिवाइव किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने की बात है। सिस्टम, ओवरऑल एक इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव सिस्टम की बात की जा रही थी आत्मनिर्भर भारत अभियान में। सो इसका एक कंप्रिहेंसिव पैकेज था जिसके हेल्प से जो आत्मनिर्भर का जो इंडियन गवर्नमेंट का एक एम है कि हम एक ऐसा कंट्री बने जिसे एक न्यू इंडिया के रूप में जाना जाए, और वह न्यू इंडिया हर एक डायमेंशन में सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इसका गलत मीनिंग निकाल रहे थे कि इंडिया खुद को आइसोलेट कर रहा है। अगर ट्रेड एक्टिविटीज नहीं होगी तो लोग ऐसे समझ रहे थे कि ये आइसोलेट कर रहा है। नहीं, इंडिया खुद को एक ऐसा कंट्री में डेवलप करने जा रहा है जो दूसरे कंट्रीज को हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर सके, हेल्प कर सके। तो इसका आपने वो भारत अभियान का एम जरूर था कि हमको इंपोर्ट को कम करना है, रिड्यूस करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है उसका, बट इट डजंट मीन कि आइसोलेशन की बात की जा रही है, हम लोग ट्रेड एक्टिविटीज नहीं करेंगे। वी आर डेवलपिंग इन अ कंट्री लाइक दैट विच हेल्प अदर कंट्रीज। इसका मेजर एम यही है कि दूसरे कंट्रीज को हेल्प प्रोवाइड किया जा सके। वाइब्रेंट डेमोग्राफी, इंडिया में डेमोग्राफी काफी अधिक है, हमारे यहां डेमोग्राफी काफी अधिक है, लेकिन वही डेमोग्राफी में मेजर जो लैकुने हैं कि वहां पे स्किल की कमी है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में था कि जॉब ऑलरेडी क्राइसिस हो चुका था, जॉब क्राइसिस है भी, तो क्यों ना हम अपने डेमोग्राफी को जितना उनका स्किल है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें सेल्फ रिलायंट बना दें, वो अपने प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करने लगे। अगर फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मधुबनी पेंटिंग कोई बनाता है यहाँ पे बिहार में, तो अगर वो पहले कोई जॉब कर रहा होगा लेकिन उसे मधुबनी पेंटिंग आती है, वो जॉब क्राइसिस हो चुका है, तो अब उनके पास ऑप्शंस है कि वो अपने लोकल प्रोडक्ट्स मधुबनी पेंटिंग की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे जो डेमोग्राफी है जो जॉब क्राइसिस से सफर कर रहे थे, उन्हें ये वाइब्रेंट बनाने की बात कर रहे थे, और मार्केट में लोकल प्रोडक्ट्स के डिमांड की बात किया जा रहा था कि हम जो फॉरेन इंपोर्ट कर रहे थे उसको एक तो रिड्यूस किया जाए और फॉरेन गुड्स की डिमांड को कम किया जाए और लोकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को बढ़ाया जाए। दीज आर द बेसिक पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब कंसर्न की बात करते हैं कि क्या क्या इसके लिए कंसर्न है। तो मेजर कंसर्न है कि दिस आत्मनिर्भर भारत अभियान कर्टेल द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि यहां पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं यह हमारे इंपोर्ट जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें यह रिड्यूस करेगा, उसको कर्टेल कर देगा। पॉलिसी इशूज हैं, अब इस आत्मनिर्भर भारत अभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो कुछ पॉलिसीज इशूज हैं, उन्हें उसमें जो मेजर लैकुने हैं उसे दूर करना जरूरी था। और ये कौन कौन से सेक्टर से आप देख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, इन्फोर्समेंट रिजीम, फार्मा सेक्टर रेगुलेशन, ड्रग प्राइस कंट्रोल, नॉर्म्स रिलेटेड टू डाटा लोकलाइजेशन एंड गवर्नेंस। इस एरियाज में अभी भी बहुत सारे मेजर पॉलिसीज लैकुने हैं। तो ये कंसर्न्स है फॉर आत्मनिर्भर भारत अभियान। अभी एक जस्ट आपने नोटिस किया होगा कि डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था डाटा लोकलाइजेशन को लेके, लेकिन फिर बहुत सारे जो मेजर कंपनीज था जो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, दैट्स वाई जो डाटा प्रोटेक्ट और वो फंडामेंटल राइट को भी वायलेट कर रहा था, दैट्स वाई वो डाटा प्रोटेक्शन बिल को वापस ले लिया गया। तो ये जो सेक्टर्स है, या फार्मा सेक्टर हो या ड्रग सेक्टर्स हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सेक्टर हो, देयर आर मेजर लैकुने। सो आत्मनिर्भर भारत के अभियान के सक्सेसफुल में ये मेजर हॉल्ट है, पॉलिसीज इश्यूज है। इन स्पेस सेक्टर की बात करें, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्पेस सेक्टर को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया, बट स्टिल देयर इज लैक ऑफ क्लियरिटी। दैट्स वाई जो इन्वेस्टर्स है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, अभी भी स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा कंसर्न है, वरी है, क्योंकि वहां पे पॉलिसीज इशूज में अभी भी क्लियरिटी की कमी है। डिफेंस सेक्टर की बात करें, जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है,
are expected to ensure that no item in this list is imported beyond the cut-off date. अब चूंकि यहाँ पे आत्मनिर्भर की बात की जा रही है, तो डिफेंस सेक्टर में भी कहा जा रहा है कि जो हम इंपोर्ट करते थे डिफेंस इक्विपमेंट्स, उसको भी कम किया जाए। और डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में जितने भी लिस्टेड डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट के बाद इंपोर्ट ना किया जाए। तो फिर जो हमारे मेजर पार्टनर्स हैं जिससे हम लोग डिफेंस टाइज करते थे, वहां पे हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। अगेन ट्रेड क्रिया कटलमेंट होगा, इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट कम होने लगेगा डिफेंस सेक्टर्स में। तो ये कुछ मेजर कंसर्न्स है आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर। अब क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है इसे इंप्रूव करने के लिए? तो स्टेप्स की बात करें, नीड फॉर लॉन्ग टर्म अप्रोच। किसी भी पॉलिसी को अगर प्रॉपरली उसे सक्सेसफुल रन करना है तो शॉर्ट टर्म अप्रोच से काम नहीं चलेगा। इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म अप्रोच हमेशा ही एब्रप्ट जो चेंजेस हम कहते हैं वो हमेशा ही निगेटिव रिजल्ट दे देता है। तो इंडियन गवर्नमेंट को आत्मनिर्भर भारत अभियान को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसे एक लॉन्ग टर्म अप्रोच बनाना होगा। जो मेजर लैकुने हैं पॉलिसीज में उसे दूर करना पड़ेगा। देन ओनली जो हमारा एक आत्मनिर्भर भारत का सपना है कि हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, वो हमारा पूरा होगा। और हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करके ना, इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। ऐसा हमारा इकोनॉमी होना चाहिए कि हमारे इकोनॉमी के स्ट्रेंथ को देख के मेजर कंट्री जो अदर इन्वेस्टर्स है वो आके इंडिया में इन्वेस्ट करें। अब एग्जांपल में एक अच्छा एग्जांपल था रिसेंट बैक में, जब चाइना बहुत सारे कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को इंडिया में शिफ्ट कर रहे थे, तो उस समय हमारे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में वो हम काफी अच्छा इंप्रूव कर रहे थे मेक इन इंडिया के हेल्प से। तो इकोनॉमी को आप स्ट्रेंथ बनाइए कि स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपके यहां इन्वेस्टमेंट हो। कटलमेंट करने की क्या जरूरत है, किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करने की। लोकल मार्केट्स में हमें लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ाना है तो उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है ताकि लोकल डिमांड खुद पे खुद बढ़ जाए। ओपन टू फ्री एंड फेयर ट्रेड, और हमारा जो ट्रेड एक्टिविटीज है वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए। मोबिलाइजिंग फाइनेंस आना चाहिए। तो जैसा कि हम जस्ट डिस्कस किए कि जो फाइनेंस के जो हमारे इश्यूज हैं, अगर आत्मनिर्भर भारत अभियान को सक्सेसफुल बनाना है तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट अगर चाहिए तो हम क्यों ना अपने इकोनॉमी को ऐसे लेवल पे ले जाए जहां पे खुद लोग हमारी इकोनॉमी के कंडीशंस, अच्छे कंडीशंस को देख के यहां इन्वेस्टमेंट करें, फाइनेंस का मोबिलाइजेशन हो जाए। इनहांस्ड डिमांड फॉर लोकल प्रोडक्ट्स। अब बात इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूशन की है और लोकल प्रोडक्ट्स के डिमांड के बढ़ाने की, तो लोकल प्रोडक्ट्स की आप क्वालिटी को इंक्रीज कीजिए ताकि लोकल प्रोडक्ट्स का डिमांड खुद पे खुद इंक्रीज हो जाए। सपोर्ट इनोवेशन, चाहे वो डिजिटल सेक्टर हो, वह कोई भी सेक्टर हो या आपके बिजनेस के सेक्टर हो, हमेशा जो भी इनोवेटर्स है, जो हमारा डेमोग्राफी है, वो उसमें अगर स्किल्ड आएगा वो इनोवेट करेंगे, उन्हें सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे इंडिया में ऐसे टैलेंट्स हैं जो ऐसे स्टेज से स्टार्टअप से स्टार्ट कर रहे हैं जो आगे चल के एक बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप हो रहा है। तो हमारा जो इनोवेशन का सेक्टर है वह डिजिटल सेक्टर हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हो सकते हैं, उन सब को सपोर्ट करने की जरूरत है टू मेक इंडिया अ सेल्फ रिलायंट कंट्री। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बट दे नीड सपोर्ट। होलिस्टिक रिफॉर्म। अब जो रिफॉर्म होती है इकोनॉमी में, हमेशा ऐसा माना जाता है कि जो भी रिफॉर्म होना चाहिए वो कंप्रिहेंसिव होना चाहिए, वो व्यापक होना चाहिए। होलिस्टिक रिफॉर्म, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। तो अगर आत्मनिर्भर भारत अभियान रियल में कुछ न्यू विजन, न्यू इंडिया की बात कर रहा है, तो उसका जो रिफॉर्म होना चाहिए वो हर एक सेक्टर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी सेक्टर में अभी भी क्लैरिटी नहीं, जैसा कि हमने देखा कि स्पेस सेक्टर में अभी भी क्लैरिटी की कमी है। तो आप जब रिफॉर्म कर ही रहे हैं तो एक होलिस्टिक रिफॉर्म कीजिए। सो ये था आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और अगर नहीं पूछा जाता है तो इसके जो एम्स हैं, जो इसमें लैकुने हैं, उसको आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो आज का पीएम, जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, वो है पीएम गति शक्ति योजना। अब ये जो योजना है, इसका अभी अब हमारे इकोनॉमी को, अब सिंपल सी बात है कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को बूम करना है तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पीएम गति शक्ति योजना का भी जो लॉन्च किया गया, इसी व्यू से किया गया कि यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सके और लॉजिस्टिकल कॉस्ट को कम किया जा सके।
हमारे यहाँ पीएम गति शक्ति योजना से पहले जो भी इश्यूज, बहुत काफी सारे इश्यूज थे, पॉलिसी के एग्जीक्यूशन से लेके उसके मॉनिटरिंग से लेके उसमें डिले होते थे, काफी डिले होते थे। अब इस पीएम गति शक्ति योजना के आने से एक कोऑर्डिनेशन डेवलप हो गया है बिटवीन द वेरियस एमंग द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। सो इसके वजह से अब जो पहले जो मेजर पॉलिसी लैकुने थे, जो पॉलिसी डिलेज हो रहे थे, अब उन सबको कम किया जा सकता है और लॉजिस्टिकल कॉस्ट को भी कम किया जा सकता है। इस पीएम गति शक्ति योजना का मेजर एम यही है, एम ऑफ कोऑर्डिनेटिंग प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू ब्रिंग डाउन लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सके। अगेन दिस गति शक्ति इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म that will bring 16 ministries including railway and roadway। इसमें यह जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका जो पीएम गति शक्ति योजना का जो पोर्टल है, उस पे 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रोडवे एंड रोडवे और रेलवे वहां पे कंबाइंड है। अब सारे मिनिस्ट्री का अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो जो प्लान बनेगा वह कोऑर्डिनेटेड प्लान बनेगा, कंप्रिहेंसिव प्लान बनेगा, जिसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सकता है, प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग हो सकता है। तो मेजर एम यही है कि जो डिलेज हो रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट हाई थे, उसे कम किया जा सके। फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, जो रोडवे डेवलप हो रहे थे, रेलवे डेवलप हो रहे थे, इन सब का एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग अगर चाहिए तो एक सेंट्रलाइज पोर्टल की जरूरत थी, जहां पे सारे मिनिस्ट्रीज हो, सारे मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट्स हो। तो पीएम गति शक्ति जो पोर्टल है, यह एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब सारे डिपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी को जान सकते हैं, वो कितना उस पर काम हुआ है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। सो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से अब आराम से इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सकता है, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। दिस विल हेल्प इन रिमूविंग लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज, डिसजॉइंटेड प्लानिंग, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉब्लम विद क्लियरेंस, टाइमली क्रिएशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटीज। इसके आने से पहले क्या क्या हमारे यहां प्रॉब्लम थे लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज सच एज डिसजॉइंटेड प्लानिंग, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब चूंकि मिनिस्ट्रीज अलग अलग थी, कहीं पे कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर वो डिस्कशन कर सके, प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी को डिस्कस कर सके, उसकी कंप्रिहेंसिवनेस को डिस्कस कर सके, कोई प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। तो अब पीएम गति शक्ति के पोर्टल के आने के बाद ये सारे जो मेजर लैकुनेस थे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, वो दूर हो जाएंगे। द गति शक्ति स्कीम विल सबसम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट था 110 लाख करोड़ का, उसे भी इस प्रोजेक्ट में मिला लिया गया है। द पोर्टल विल ऑफर 200 लेयर्स ऑफ जियो स्पेशियल डाटा। जो जियो स्पेशियल डाटा, उसके इतने डाटाज है, सपोज अब कहीं पे 200 जियो स्पेशियल प्लस डाटाज हैं, तो किसी भी इकोनॉमी को बूम करने के लिए इतना डाटा एनालिसिस करने के लिए काफी है, इनफ है। अगर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन करना हो, आप इतने सारे डाटाज को स्टडी कर लेते हैं, देन आपको इकोनॉमी प्लानिंग इजी हो जाता है। इट विल ऑल्सो अलाउ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू ट्रैक इन रियल टाइम एंड सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग। अब जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते थे, वहां पे प्रॉब्लम्स ये था कि उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी। तो अब पीएम गति शक्ति एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग, रियल टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स होना स्टार्ट हो जाएगा। सारे मिनिस्ट्रीज का कोऑर्डिनेशन है, इजीली एग्जीक्यूशन होगा, प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी को बढ़ाया जाएगा। और पहले प्रॉब्लम्स था कि यहां पे इन्वायरमेंटल जो कंसर्न्स थे उसे भी दूर किया जा सकता है। किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले उसमें EIA, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, किया जाता है कि इसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेशन के साथ सारे डिपार्टमेंट्स है, बहुत बड़े अच्छे से एक्सपर्ट्स रहेंगे वहां पे, तो इसकी भी स्टडी इस पोर्टल की हेल्प से किया जा सकता है। अब इसके भी कुछ पिलर्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, कंप्रिहेंसिवनेस। अब कोई प्रोजेक्ट कितना व्यापक है, सारे डिपार्टमेंट्स का यहां पे कोऑर्डिनेशन है, तो प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी और उसकी कंप्रिहेंसिवनेस को बढ़ाया जा सकता है। जैसे आप इसके 6 पिलर्स की बात करें, कंप्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल एंड डायनेमिक। सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर एक 100% सक्सेसफुल बनाना है, तो ये सारे जो इसके डायमेंशंस हैं उस पर वो खड़े उतरना चाहिए। कि जब हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो हम वो
स्टडी करते कि यह कितना व्यापक हो सकता है, कितना। अब मिनिस्ट्रीज बैठ रही है साथ में, कोऑर्डिनेशन होगा मिनिस्ट्रीज का, डिपार्टमेंट्स का। तो प्रोजेक्ट की एक बेसिक जो स्टडी है उसकी व्यापकता क्या है वो सब पे स्टडी किया जा सकता है। और प्रोजेक्ट को तभी लॉन्च किया जाएगा जब वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट हो। उसकी प्रायोरिटीज को देखा जाएगा कि अभी उसकी जरूरत है या नहीं है, कितना वो नीडेड है अभी वो प्रोजेक्ट। इसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के, डिपार्टमेंट्स के प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग ही प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन, एक ऑप्टिमम रूट। अगर सपोज कर लीजिए कि अगर ऑप्टिमम रूट का मतलब हुआ, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि रोड कनेक्टिविटी है और यहां से प्रोडक्ट्स को इस मार्केट में भेजना है, सेंड करना है, तो अगर ऐसे जाते हैं तो वो काफी दूर पड़ेगा। तो इस प्रोजेक्ट का एक एम यही है कि जो कनेक्टिविटी हो, ट्रेड रूट हो, वो ऑप्टिमम हो, मिनिमम डिस्टेंस के थ्रू उसे लिंक किया जाए। सिंक्रोनाइजेशन की बात है कि जो इतने भी डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्रीज है, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स है, उनमें सिंक्रोनाइजेशन हो सके, एनालिटिकल हो सके, प्रोजेक्ट को एनालिसिस किया जाए, डायनेमिक हो सके, प्रोजेक्ट गतिशील भी हो सके, उसे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, रियल टाइम एग्जीक्यूशन हो सके और जल्द से जल्द जो डिलेज होते थे उन सबको खत्म किया जा सके। तो बेसिक दीज आर द पिलर्स ऑफ पीएम गति शक्ति योजना। हाउ इट हेल्प इंडिया डेवलपमेंट, कैसे इंडिया के डेवलपमेंट को हेल्प करेगा। जब अभी रिसेंट बैक सारे वर्ल्ड जैसे हमने देखा कि ग्लोबल पैंडेमिक से जूझ रहा था, तो इंडिया को या पैंडेमिक की मार से इंप्रूव करेगा, इकोनॉमी को पैंडेमिक से आउट करेगा। जब अभी तक हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर स्थगित हो गया था इस पैंडेमिक एरा में, अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट किया जा रहा है, कनेक्टिविटी को प्रोवाइड किया जा रहा है। सो अल्टीमेटली इट ब्रिंग्स द इकोनॉमी आउट ऑफ द पैंडेमिक, सॉल्व इश्यूज इन लॉजिस्टिक सेक्टर। जैसे इसका मेजर एम यही है कि लॉजिस्टिक इफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है उसको कम किया जा सके। हेल्प इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक जोन्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स। इंडिया में आपने अभी रिसेंट बैक में देखा हो कि काफी इंडस्ट्रियल पार्क्स, फूड पार्क्स डेवलप हो रहे हैं, और जो ये इकोनॉमिक जोन्स है लाइक SEZ, EEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, इसे डेवलप किया जा सके। अगर ये इकोनॉमिक जोन्स डेवलप होते हैं तो ऑलरेडी है कि इन्वेस्टमेंट आएगा, और इन्वेस्टमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जो जॉब क्राइसिस थी वो भी दूर होगा। सेव टैक्स पेयर्स मनी, हेल्प इन रिड्यूसिंग ह्यूमन इंटरवेंशन विथ द मिनिस्ट्री। पहले ये था, अब कोऑर्डिनेटेड है, एक ही जगह पे सारे प्लेटफॉर्म है, सिंगल प्लेटफॉर्म में सारे मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है। तो जो पहले की ह्यूमन इंटरवेंशन था मिनिस्ट्रीज के साथ, इंडिविजुअल्स का, ह्यूमंस का, उसको ये दूर से कर देगा। एक सिंगल प्लेटफॉर्म आने से बहुत हेल्प होता है, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सकता है प्रोजेक्ट्स का। चैलेंजेस क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्टेट्स। यहां पे पीएम गति शक्ति योजना को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो स्टेट्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्रोजेक्ट्स में डिलेज होगा, प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं हो पाएंगे। डिक्लाइन इन क्रेडिट ऑफटेक, ये मेजर कंसर्न है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि यहां पे क्रेडिट ऑफटेक हो रहा है, क्रेडिट कम आ रही है। और किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है, किसी भी स्कीम को सक्सेसफुल बनाना है, तो सबसे ज्यादा मेजर जरूरी तो फाइनेंस ही है। तो अगर क्रेडिट ही नहीं रहेगा तो प्रोजेक्ट कैसे इंप्लीमेंट होंगे। लैंड एक्विजिशन इशू मेजर इशू है कि अगर कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, कहीं पे हमें सपोज एग्जांपल कर लीजिए कि फूड पार्क बनाना है, तो लैंड एक्विजिशन जो पॉलिसीज है यहाँ पे इंडिया में आज भी उसमें प्रॉब्लम्स है। तो अगर इसे सक्सेसफुल बनाना है तो लैंड एक्विजिशन जो पॉलिसीज है उसमें जो लैकुने हैं, जो उसमें बैरियर्स है, उसे रिमूव करना होगा। फिर आता है वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल नॉर्म्स। जैसा कि मैंने जस्ट आपको बताया कि जब कोई प्रोजेक्ट हम लॉन्च करते हैं तो इसमें इसका मेन एम है कि डिजिटल थिंकिंग प्रमोट किया जा सके और क्रिटिकल थिंकिंग को सपोर्ट किया जाना चाहिए। जो प्रोजेक्ट्स आते हैं इंडिया में विदाउट एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टडीज, उसे लॉन्च नहीं करना चाहिए। कि आप प्रोजेक्ट अगर लॉन्च कर रहे हैं तो आप उसका प्रॉपर एनवायरमेंटल स्टडी कीजिए। आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं कि केरला में जो वेस्टर्न घाट्स का रीजन है, वहां पे बहुत सारे एनवायरमेंटल अभी प्रॉब्लम्स इमर्ज हो गए थे, बिकॉज वहां के जो कुछ वेस्टर्न घाट से रिलेटेड नॉर्म्स है कि कुछ एरियाज तक आप इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं कीजिएगा। तो आप जब कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, कोई फूड पार्क लॉन्च कीजिए, कुछ भी ऐसा आप प्रोजेक्ट लाते हैं, तो उसका प्रॉपर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी होना चाहिए।
देन ओनली प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाना चाहिए। सो दीज आर द मेजर चैलेंजेस इन पीएम गति शक्ति योजना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप ये दोनों अगर इससे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं भी आते हैं तो आप इन दोनों का यूज अपने आंसर्स में कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।